हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका अभी चल रहा है, जिसके अंदर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है वो ख़त्म कर लिया है। भक्ति काल हमने ख़त्म कर लिया है, आदि काल हमने ख़त्म कर लिया है, भक्ति काल हमने ख़त्म कर लिया है और रीति काल भी आपका जो है बहुत अंतिम है। शायद 1 या 2 क्लास और लगेगा, जिसके बाद आपका रीतिकाल पूरा ख़त्म हो जाएगा। जितने भी लोगों की क्वेरीज थी नोट्स को लेकर के, तो मैंने जो है ग्रुप में रीतिकाल पूरा कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, तो आप जाके अपने ग्रुप में देख सकते हैं। ठीक है। और आज जो है रात 9 बजे तक मैं कोशिश करूँगी रीतिकाल का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको दे दिया जाए। ठीक है। तो जिनकी ये क्वेरीज थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो उनको मैंने ये जवाब यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए किसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में आपका हिंदी साहित्य अगर आता है, सिलेबस में अगर आपका हिंदी साहित्य है, तो ज़रूर आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 टू हाई लेवल, ऐसा नहीं कि बहुत जो कॉमन चीज़ है, जो छोटी चीज़ है उसको हमने कवर नहीं किया है, क्योंकि कई बार जो है छोटी चीज़ें ही पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए आपको बहुत छोटी चीज़ों से लेकर बहुत हाई लेवल तक का सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया है हमने, जहाँ पे आपका बीपीएससी टीआरई 4 पूरा कवर होगा। क्लास 6 से लेकर के 12 तक सारा आपका कवर होगा। ठीक है। फिर यूपी टीजीटी पीजीटी भी एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब डेट आ चुका है, तो आप सभी उसके लिए भी बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ नवोदय और केवीएस आने वाला है। केवीएस का तो थोड़ा सिलेबस अलग है, लेकिन नवोदय, ईएमआरएस, TSSB ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इक्वली बेनिफिट ये देगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्विकली अपना क्लास। तो देखिए यहाँ पे नामकरण ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। नामकरण हमने देख लिया था, इसका वर्गीकरण, इसका सोर्स क्या है वो हमने देख लिया था। इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, कौन कौन से कवि थे, ये सब हमने बहुत डिटेल में किया है। ये आप जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, फिर आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको नहीं करवाई हूँ। ये सब देख सकते हैं आप। जितना भी यहाँ पे रीतिकाल की रचना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मोर देन इनफ है। ये सारा ही मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल रखा है, ताकि आपको कुछ भी अलग यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सब कुछ यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया गया है। इसके बाद देखिए रीतिकालीन जो प्रबंध काव्य है वो भी हम यहाँ पे आपके लिए अलग से डाल दिया है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है कि निम्न में से कौन रीतिकालीन प्रबंध काव्य है, कौन सा रीतिकालीन नाटक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें हमने आपको करवा रखी हैं। तो ये सारा चीज़ हमने कर लिया है। इसके बाद हमने जो है अपनी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हिंदी साहित्य में रीतिकाल का क्या महत्व है। रीतिकाल का आचार्यत्व के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जो है इनको आचार्य के श्रेणी में नहीं मानते हैं। नगेंद्र का क्या विचारधारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या विचारधारा है। इस प्रकार के प्रश्न जो है अभी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न आपका दिनों दिन बदलता जा रहा है। अब सिर्फ आपको रचना और रचनाकार नहीं पूछा जाता है, बहुत सारे जो डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सब हमने कर लिया है। नगेंद्र ने आचार्य की कितनी कोटियों को माना है, क्या होता है उद्भावना आचार्य, व्याख्या आचार्य, शिक्षक आचार्य, ये सब हमने देख लिया। फिर इसके बाद हमने रीतिकालीन कवियों की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको देखा। उसी के अंदर हमने जो है यहाँ पे रीति निरूपण के बारे में जाना, क्या होता है काव्यांग परिचायक, क्या होता है विशिष्ट यहाँ पे विशिष्ट रीति निरूपण, विशिष्टांग निरूपण, ये सब हमने बहुत अच्छे से इसमें देखा। सर्वांग निरूपण के बारे में जाना, क्या होता है। तो ये और इसके अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रीतिकाल से प्रश्न यहाँ से बन जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो प्रमुख कवि को अलग से कराने वाली हूँ। जैसे कि केशव दास से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, भूषण हो गया, मतीराम बिहारी, ये सबसे अलग से बहुत सारा डीप में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आज हम प्रमुख कवि के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो इतना काम कर रही हूँ आपके लिए, आप भी थोड़ा मेरे लिए लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट से। और ये देखिए रीति मुक्त काव्य धारा, ये सब हमने कर लिया है। ठीक है। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, प्रबंधकार कौन है, सूक्तिकार कौन है, पद्यकार कौन है, ये सब हम कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे आज। ये हमने कर लिया है।
अब यहाँ से हमारा जो है आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है, रीतिकाल के प्रमुख कवि। ठीक है, अब कई लोग का क्वेरी है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर मिल जाएगा जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आप ये पूरा नोट्स लेना चाहते हैं तो पूरी हिंदी साहित्य, ना सिर्फ रीतिकाल, पूरी हिंदी साहित्य आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में पूरा हिंदी साहित्य आपको मैं देने वाली हूँ। इसी प्रकार का पूरा आपका कंटेंट रहने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। और साथ ही साथ अभी सिर्फ ये नोट्स ही नहीं, इसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने को मिलेगा टॉपिक वाइज। बिल्कुल आदिकाल का आपको दे दिया गया है ग्रुप में, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। और सारे क्वेश्चंस आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं सब में। ठीक है, 100 से ज़्यादा, 200 किसी में टॉपिक के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जिसके टॉपिक ज़्यादा बड़े होते हैं उसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रीवियस एक क्वेश्चन है सारे आपके। तो जितना भी प्रीवियस एक क्वेश्चन हिंदी साहित्य में पूछा गया अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में, वो सब आपको उसमें कवर हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। तो चाहे तो आप ले सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, पर वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और नंबर कौन सा है तो मैं आपको बोल देती हूँ, 7992287750। ठीक है, तो ये है नंबर जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी क्लास की तरफ। तो केशव दास के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आचार्य केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल के अंतर्गत भी आते हैं। तो इनको कई बार जो है कड़ी के रूप में भी देखा जाता है कि ये भक्ति काल और रीतिकाल के बीच की कड़ी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए, रीति से केशव दास से हिंदी की रीति परंपरा जो है वो प्रारंभ होती है। कई लोग जो है इनको मानते हैं। ये सब हमने नामकरण, ऊपर हमने नामकरण वाले क्लास में हमने देख लिया है सारा कुछ, कि किसने केशव दास को माना है, किसने क्या माना है। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिया है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले हैं। वह हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक लाइन जो मैंने आपको लिखा है ना, वो समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन की तरह है आपके लिए, क्योंकि कहीं से भी आपका जो है कुछ भी फालतू यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। अब ये कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं, तो केशव दास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। और आश्रय दाता से एक प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अलंकार ही कविता को सुंदर मतलब अलंकार के बिना वो कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे। उनका कहना क्या था, उनका जो कहना था ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा जो है ये लाइन देखने को मिल गया होगा और पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति किसकी है, केशव दास की है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस स्रवित भूषण बिंदु न विराजई कविता बनिता मीत, ये पंक्ति काफ़ी फेमस है, इसको याद रखिएगा। ये किसका है, केशव दास का है। क्लियर है। अब देखिए, केशव दास के जो है कुल 9 ग्रंथ हैं, वो इस प्रकार से हैं। ये भी हम एक बार देख लेते हैं। इस ग्रंथ से कई बार आपका प्रश्न बना है, क्रम से भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1607 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नख सिख और छंदमाला। ये जो है कुल यहाँ पे आपके 9 जो ग्रंथ हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से कोई भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ पूछा जाता है, तो वो है आपका रामचंद्रिका बहुत पूछा जाता है। इसके बाद कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी पूछा जाता है, विज्ञान गीता बहुत पूछा जाता है, और छंदमाला भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये सभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से रसिक प्रिया जो है वो कवि प्रिया और छंदमाला, ये आपके रीति परक ग्रंथ हैं। ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं, इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में।
रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये रीति परक ग्रंथ है। रसिक प्रिया में 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है। इस प्रकार देखिए जो इम्पॉर्टेंट रचना होती है ना उसके बारे में इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है कि, और ये भी बन जाता है कि प्रकाश में विभक्त किया गया है, कहीं पे खंड में विभक्त किया गया है, कहीं पे काल में विभक्त किया गया है। तो ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। पिछली बार भी बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका बना है इस प्रकार से, और वो मैचिंग में आ गया था, तो आपको याद होगा ये चीज़। इस लक्षण ग्रंथ में इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, तो श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में से श्रृंगार चर्चा में है तथा 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों और काव्य दोष का विवेचन है। इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिए कि रसिक प्रिया में 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखिए, कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के राज नर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। ये सब जो है ना क्वेश्चन आजकल इस प्रकार का पूछा जाने लगा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे जो कहा जा रहा है वह है रामचंद्रिका के बारे में। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाएगा। पहला तो रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास की, या ये पूछ लिया जाएगा निम्न में से केशव दास की रचना कौन सी है, तो रामचंद्रिका याद रखिए। रामचंद्रिका किस पर आधारित कथा है, तो राम कथा पर आधारित कथा, ये बहुत बार पूछा गया है, और ये एक महाकाव्य है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, छोटा छोटा पॉइंट बना के नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रामचंद्रिका केशवदास का क्या है, रामकथा पर आधारित है, और ये एक महाकाव्य है। विज्ञान गीता क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कई प्रकार के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति मिली है। केशव ने अलंकार विवेचन, दंडी के काव्यादर्श, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन से संस्कृत ग्रंथों को आधार मानकर जो है केशव ने रचनाएं रची हैं, तो केशव ने अलंकार विवेचन जो किया है वो किसके रचना पे आधार पे किया है, दंडी के काव्यादर्श के आधार पे, केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि केशव का जो अलंकार विवेचन है वो दंडी आप सभी जानते हैं, काव्य शास्त्र में आपने पढ़ा होगा। दंडी की रचना है काव्यादर्श, ये भी याद रखिए, ये सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। दंडी की रचना है काव्यादर्श और केशव मिश्र की रचना है अलंकार शेखर। इन दोनों को आधार माना है केशव दास ने अपनी अलंकार विवेचन में। क्लियर है, और ये दोनों क्या है, संस्कृत ग्रंथ है। अब क्लियर है। आगे देखिए, थोड़ा मैंने मेकअप कर दिया है ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा रंग बिरंगा लगे और पढ़ने में मज़ा आए आपको, इसलिए थोड़ा मैंने इसको कलरफुल कर रखा है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अलंकार को दिखा रहे हैं कि मुझे कितना ज्ञान है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1000 टाइम पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत जो है वो किसे कहा गया है, तो याद रखिए केशवदास को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है, ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है स्टार मार्क कर रही हूँ। इस पंक्ति को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, याद रखिए केशवदास के बारे में, कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ये बीपीएससी में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 2 बार प्रश्न बन गया क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको एक्सपेक्टेड है कि ये पंक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। मतलब नए नए शब्दों का प्रयोग करना उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके रचनाओं में देखने को मिला है। तो ये जो पंक्ति है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि कवि को वो जो है कवि हृदय के स्वामित्व नहीं मानते हैं आचार्य शुक्ल। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है ज़्यादातर अलंकार, चमत्कारिता, ये सब पर ही ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है अपनी रचनाओं में।
तो इस प्रकार से ये बातें कही गई हैं। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण नहीं थे। शुक्ल जी ने इनके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और पिछली बार भी शुक्ल जी की कई कई बातों का बहुत ज़्यादा जो है वेटेज आपके एग्ज़ाम के प्रश्न में देखने को मिला था, इसीलिए हो सकता है कि इस बार आपको केशवदास से प्रश्न देखने को मिल जाए। तो केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी। क्या है वो? संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों का स्थानगत विशेषता, और तीनों का अभाव है वो केशव में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि रामचंद्र का जो इनकी जो रचना है राम कथा पर आधारित है, उनको इन्होंने एक रात में बनाया था। एक रात में इन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है, एक रात में। और इसी पर जो है रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में ऐसी धारणाएं बनाई थी कि ये जो हैं कठिन काव्य के प्रेत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध काव्य के योग्य ना तो केशव में शक्ति थी और ना अनुभूति, ऐसा निष्कर्ष शुक्ल जी का है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि उन्होंने बहुत जो है इनके बारे में आलोचनाएं की हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा। रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में केशव की रचनाओं में सुर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर इन्होंने आगे का मार्ग खोला। तो आप काव्यांग के बारे में तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। काव्यांग मतलब काव्य के जो अंग होते हैं, जैसे कि छंद, गण, छंद, फिर अलंकार, रस, तो ये सब पर इन्होंने बहुत काम किया है और आगे के रास्ता को इन्होंने यहाँ पे खोला है। अब देखिए यहाँ पे जो है इनकी पंक्ति कुछ दी गई है, इसको आप PDF में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए, तो मैंने ये बुक से ही हूबहू यहाँ पे डाला हुआ है। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाई, होम हुतासन धूम नगर एक के मलिनाइन। ये इतना सा एक एग्ज़ाम में आपका देखने को मिला था। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ये भी आपका पंक्ति कई बार पूछा गया है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, कौन के सुत बालिके, कौन बाली ना जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। तो इस प्रकार से इनकी पूरी पंक्ति है। ठीक है, ये वाला भी देखिए, आपको याद आ रहा होगा देख के कि ये वाला भी आपका कई बार पूछा गया है। तेलनी तुलनी पूंछ जरीना, जरी जरी लंक जराई जरी। ये भी पंक्ति आपका काफ़ी बार पूछा गया। अलंकार में भी ये प्रश्न आपका बना है इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पे, ये आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं मतीराम के ऊपर। मतीराम का जो समय है याद रखिएगा, 1617 से 1701 ईस्वी। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। तो सीधा सीधा जो प्रश्न बनता है, देखिए बंधु इन्हें कहा जाता है, रीतिकाल के बंधु। तो बंधु में कौन हो जाएंगे? देखिए भूषण, चिंतामणि और मतीराम, ये तीनों कौन थे? भाई थे। याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसको बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1604 ईस्वी के आसपास इनका जो है जन्म माना जाता है, और शुक्ल जी ने जो है 1617 ईस्वी माना है। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नगेंद्र के अनुसार 1604 और शुक्ल के अनुसार 1617। इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ त्रिपाठी, और वे सम्राट जहांगीर बूंदी, नरेश राव भाव सिंह हाडा, हुमायूं नरेश, ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ के नाम इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे उनके जो है ग्रंथ के बारे में दिया गया है। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुल यहाँ पे जो है ग्रंथ के बारे में ही बात की जा रही है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। फूल मंजरी, ललित लाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतीराम की, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती है। इस बार भी BPSC में ये प्रश्न बना है यहाँ से। तो रचना काल जो है इसका 1661 से 64, भाव सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखा था ये। सतसई रचना जो है वो भोगनाथ के आश्रम में लिखा। अलंकार पंचासिका, ये भी बहुत पूछा जाता है। अलंकार पंचासिका इन्हीं की रचना है, 1690 ईस्वी में ज्ञानचंद के आश्रम में इन्होंने लिखा। वृत्त कौमुदी जो है ये बुंदेला के आश्रय में इन्होंने लिखा 1701 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसको अच्छे से नोट करेंगे। रसराज बहुत पूछा जाता है, ये जो है स्वतंत्र रूप से लिखा गया है 1633 से 43 के बीच में। लक्षण श्रृंगार उपलब्ध नहीं है और साहित्य सार भी उपलब्ध नहीं है, पर कहा जाता है ये इनकी ही रचना है।
ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट है सब बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, रसराज ललित ललाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीति ग्रंथों की दृष्टि से उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती है। और शुक्ल के अनुसार अगर देखा जाए तो उनकी देखिए कहीं भी जो है स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनका ही पूछा जाता है, इसलिए इनका स्टेटमेंट मैंने बहुत सा डाला, इनके खुद के बुक से डाला हुआ है। रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता है। तो ये जो है पंक्ति ये आपका यहाँ से लिया गया है कि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता है। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवे रामायण के आधार पर इन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये भी याद रखिए बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, रहीम की, आप सभी जानते हैं। काफ़ी बार मैं भक्ति काल में इनको पढ़ा चुकी हूँ। और रसराज के श्रृंगार रस में और नायिका भेद का विवेचन जो है वो भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवे नायिका भेद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने क्या कहा है, इनकी पंक्ति फिर से अगेन आपको ध्यान में रखना है। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये पंक्ति भी किनकी है, तो शुक्ल जी की है। और किन के बारे में इन्होंने कहा है, तो मतिराम के बारे में कहा है। इनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। इनके दोहों को लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा समझ बैठते हैं, क्योंकि यह बिहारी सतसई के दोहों से किसी भांति कम नहीं आके जा सकते हैं। मतिराम के दो सवैये प्रस्तुत है यहाँ पे। तो ये पंक्ति है, ये आप देख सकते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई। इस प्रकार से पूरी पंक्ति है। ये वाला जो है एक एग्ज़ाम में आपको शायद DSSB का ही एग्ज़ाम था, इसमें आपका ये वाला पंक्ति पूछा गया है। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भूषण पे। भूषण पे बढ़ते हैं। भूषण का समय देख लीजिए 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले रीतिकालीन कवि हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा जो आश्रयदाता है वो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको नोट करिए, इसको याद करिए। रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इनका जन्म काल 1613 ईस्वी में माना गया है। भूषण के विषय में कहा जाता है कि उनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। तो उनकी जब मृत्यु होती है तो उनकी पालकी में कौन कंधा लगाता है, तो स्वयं महाराजा छत्रसाल। वो इतने अच्छे मित्र इनके बन जाते हैं। ये पंक्ति आपका, ये भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, शुक्ल के अनुसार इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है भूषण के बारे में। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रम में रहकर, आश्रय होगा यहाँ, ठीक है, आश्रय में रहकर की। इनमें से शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है, काफ़ी बार पूछा गया है। शिवराज भूषण किसका ग्रंथ है, ये तो आप सभी जानते हैं, पर किस प्रकार का ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित सेवैये में दिए गए हैं। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, जो शिवा बावनी में शिवाजी का बखान है। तो शिवा बावनी में किसके बारे में कहा है उन्होंने, शिवाजी के बारे में। और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। तो नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा। इनकी अन्य रचना कौन सी है, तो भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। नाम ऐसा है कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीर रस के कवि के रूप में उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वह भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए हैं। तो इनको आचार्य के रूप में तो ख्याति नहीं मिली, लेकिन ये वीर रस के कवि के रूप में विशेष रूप से कीर्तिमान इनको मिला है। तो भूषण की कविता यहाँ पे कुछ है जो कि काफ़ी पूछी भी जाती है। ये आपको यहाँ से एक ही लाइन, ये वाला इतना दूर पूछा गया है। इंद्र जिमी जिम्र पर वाड़व सुवम्ब पर
ये जो है ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। रावण सवंग पर रघुकुल राज है, और ये पूरा पंक्ति आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये देखिए आपको अलंकार में भी मिलता होगा ये वाला पंक्ति। और बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार का जो भेद है उससे बताइएगा। तो आपको मैंने बता ही दिया, ये अनुप्रास अलंकार के अंदर आता है। अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो एक्साइटमेंट में मैंने ही आपको आंसर बता दिया ना, कोई बात नहीं, पर फिर भी देखते हैं आपकी बुद्धि खिसकती है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बिहारी लाल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन बिहारी लाल जो है आपका, अगर रीतिकाल है तो रीतिकाल में बिहारी लाल तो बिल्कुल पूछा ही जाएगा। इनका समय याद रखिए 1603 ईस्वी से 1663 ईस्वी। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था और मृत्यु 1663 ईस्वी में। बिहार के एकमात्र ग्रंथ, सॉरी यहाँ पे बिहारी होगा, बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। तो बिहारी सतसई की रचना ये रचना कब रचित हुई, तो 1662 ईस्वी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है। तो रीति शास्त्र की अच्छी उन्हें जानकारी थी, मतलब उनको आयुर्वेद का ज्ञान था, उनको बहुत सारे एस्ट्रोनॉलॉजी का ज्ञान था उनको, है ना, तो जिसका उपयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 713 और 719 में, है ना। याद रखिए 713 आपका सही हो जाएगा, किसी भी हाल में 713 ही सही होगा। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रेरणा से इन्होंने बिहारी सतसई रचना की, तो वो प्रेरणा जो है इनको गाथा सप्तशती, अमरुक शतक और आर्या सप्तशती की प्रेरणा से हुआ था इस ग्रंथ का निर्माण। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो बीपीएससी है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा फंसाता है क्वेश्चन में। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के राजदरबारी कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे उस समय महाराज जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज सब भूल गए थे, महल से बाहर तक नहीं निकलते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिहारी ने एक दोहा उनको लिख के भिजवाया। वो दोहा क्या था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली कली ही सो बध्यो, फिर आगे कौन हवाल। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रानी है वो बहुत ही कम उम्र की है, उनका भी विकास भी नहीं हुआ है, पर उनके आसक्ति में आप इस प्रकार से अपने राजकाज को भूल गए हैं। तो जब ये अली कली ही सो बध्यो, मतलब जब ये कली खिलेगी तब आगे क्या होगा, इस पर कौन क्या कह सकता है। आप जैसे राजा को कोई कुछ कह नहीं सकता है, पर आपको खुद में ये बुद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने जो है इनको एहसास दिलाया था कि वो गलत कर रहे हैं। और इस व्यंग्यार्थ को, इस दोहे को समझकर राजा जयसिंह जो हैं वो तुरंत बाहर निकल आते हैं और राजकाज में संलग्न हो जाते हैं। तब से बिहारी का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया और प्रत्येक दोहे के बदले उनको एक असरफी, ये काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो एक असरफी यानी कि स्वर्ण मुद्रा उन्हें दी जाती थी। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुक्तक काव्य है, ये भी याद रखेंगे। जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आप खुद से देखिएगा इस चीज़ को। तो बस आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और बार बार रिवीजन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन, इसीलिए आपको इतने कम प्राइस पे ये पूरा नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है, ताकि हर कोई लेने में सक्षम हो और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वो कर सकता है। जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। और जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भेजूँगी, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मतलब बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी साहित्य आपका इतना में ही बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फॉर टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट लेवल हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, ठीक है।
सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, किसी भी प्रकार का हिंदी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। क्लियर है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएँ लिखी गई। बहुत सारी इनकी टीकाएँ लिखी गई, पर 4-5 टीकाएँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हरिप्रकाश और लल्लू लाल जी की टीका। सुरती मिश्र भी पूछा जाता है। तो कृष्ण कवि की टीका जो कवित्त में है, हरिप्रकाश टीका भी है, इन्हीं पर इन्होंने टीका लिखा है। और लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखा है। सरदार कवि की टीका है और सुरती मिश्र का भी टीका है। इसके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है। तो परमानंद ने क्या किया है, श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के जो दोहे हैं, बिहारी के जो बिहारी सतसई जो रचना है, उनके दोहों का अनुवाद इन्होंने किया है संस्कृत में। कौन सी रचना में? श्रृंगार सप्तशती। ठीक है, किसने किया है? पंडित परमानंद ने, याद रखेंगे। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत कम ही जगह पे आपको इस प्रकार से पूरा डिटेल में बताया जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको दिखा दूंगी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिहारी सतसई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है। तो इनका जो अध्ययन है बिहारी सतसई के पाठ का अनुसंधान इन्होंने किया है। ब्रजभाषा संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बहुत ही फेमस हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और उनकी रचना है बिहारी रत्नाकर, उनमें इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शुक्ल ने जो है इनकी प्रशंसा की। अब कहीं भी किसी भी रचनाकार की बात हो और शुक्ल का नाम ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, और इन्होंने प्रशंसा करते हुए लिखा है बिहारी के बारे में कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये पंक्ति किनके द्वारा कही गई है? रामचंद्र शुक्ल, याद रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार आपका पूछा गया है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए इनको कहा जाता है इनके बारे में, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे बेंधे सकल शरीर। अब देखिए, इनकी जो पंक्तियां हैं ना, इनके जो दोहे हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और इसको आप बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमने यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये बुक का ही हमने डाला हुआ है ना, क्योंकि इसको फिर कितना अलग से टाइप किया जाए। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी भाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभाव और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। अब कुछ दोहे हैं, जैसे ये वाला काफ़ी ज़्यादा आपने अलंकार में देखा होगा। अलंकार में जो है काफ़ी ज़्यादा आपने बिहारी के दोहों को पढ़ा होगा, है ना। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोन हंसे देन कहे नट जाए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप मुझे इसका रस भी बताएंगे, आप मुझे इसका अलंकार भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अलंकार भी बताएंगे, रस भी बताएंगे, क्या हो जाएगा। त्रिबली नाभि दिखाई कर सिर ढकी सुकची समाही, गली अली की ओट कह चली भली विधि चाही। तो ये सारा जो है इन्हीं का है। और एक ये वाला काफ़ी ज़्यादा आपका, ये भी आपने पढ़ा होगा पंक्ति, आपका भक्ति और नीति संबंधी जो है, इन्होंने नीति संबंधी कुछ दोहे लिखे हैं, जिसके अंदर ये वाला देखिए आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं इन्होंने लिखा है। नर की अरुणल नील की गति एक करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। तंत्रिनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। बताएंगे कौन सा अलंकार है इसमें? बहुत मज़ेदार है, और इसमें आप अलंकार को भी अपना कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने भक्ति परक दोहे लगभग 70 दोहे जो है इन्होंने भक्ति परक लिखे हैं। ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे ये वाला, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। देखिए, आप सबने ये बहुत ज़रूर आपने पढ़ा होगा अलंकार में। ठीक है, तो ये भी आपका बताएंगे कौन सा अलंकार है। मोर मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, इही बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल।
तो ये देखिए बिहारी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। असंगति और विरोधाभास अलंकार की छटा जो है इस दोहे में देखने को मिलती है। कौन सा? तो ये देखिए आपका असंगति और विरोधाभास यहाँ पे है। ये वाला आप जैसे देख रहे हैं, ये काफ़ी बार आपने जो है विरोधाभास में पढ़ा होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तोते उज्ज्वल हुए, ये विरोधाभास जो है आपका इसके अंदर हो जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी ये दोहा आपने ज़रूर पढ़ा होगा, पर ये दोहा किसका है ये भी आज आप जान गए होंगे, बिहारी का दोहा है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे देव है और कितना है हम देख लेते हैं एक बार। देव तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, इनके बारे में बहुत ही डिटेल में प्रश्न बनता है। फिर घनानंद है आपका, देव है, घनानंद है, इसके बाद पद्माकर भी है। तो हम इसको जो है ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि फिर ये बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये क्योंकि ये जो है इसका लोक जीवन, रीतिकाल में लोक जीवन जो है किस प्रकार से इसका प्रयोग कौन से कवि ने किया है, ये सब हम देखेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज जो है हमने देव कवि नहीं किया ना, हमने देव कवि बहुत बड़ा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम आज रहने देते हैं। घनानंद हो गया, ये यहाँ पे देखिए देव का कितना अच्छे से सब कुछ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, ये सारा देखिए रेडी है, तो आपको नेक्स्ट क्लास कल या परसों ही देखने को मिल जाएगा क्योंकि हम साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी भी लेके चल रहे हैं, तो सब कुछ लेके चलना, एक समय भी कम रहता है इस वजह से। और यहाँ पे देखिए यहीं तक आज का क्लास रहेगा। देव से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कैसा लगा क्लास एक बार बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।